अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे, पहले इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इन तीनों का जो भी हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन का डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। आपके ख्याल में क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस की या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? क्योंकि एक सब्जेक्ट मैटर है, एक टेक्निक है, एक मॉडर्न टेक्निक है आपके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की। तो इसी की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, क्योंकि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा मेथड है जो कि लीगल लिटिगेशन से हटकर एक फॉर्मल, ये सेमी फॉर्मल मेथड है जिससे आप अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। एक तो होता है ना टोटल फॉर्मल, यानी कोर्ट्स में आप जाते हैं अपने किसी भी डिस्प्यूट को लेके, आपका जो भी डिस्प्यूट है, जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज़ हैं वो कोर्ट में जाती हैं, अनाउंस्ड जजमेंट्स को फेस करती हैं, कोई प्राइवेसी उसमें नहीं रहती आपकी, आप ओपनली सारी बात कोर्ट के सामने रखते हैं। और उसके लिए आपकी एक बाकायदा प्रॉपर फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ये हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपको एडवोकेट्स को हायर करना पड़ता है, जिसमें आप अपने केस के लिए एक वकील को हायर करते हैं और वो आपकी रिप्रेजेंटेशन करता है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। और फिर आपको लेकिन उसमें साइलेंट रहना होता है। और जो कोर्ट की लिटिगेशंस हैं, कोर्ट की जो भी फॉर्मल प्रोसीडिंग्स हैं, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। जब भी कोर्ट आपको कोर्ट में बुलाएगी आपको जाना पड़ेगा, आप अपना टाइम कोर्ट को नहीं दे सकते। ठीक है, जो एक फॉर्मल मेथड है। मगर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आपको बहुत सारी फ्रीडम मिलती है, बहुत सारी रिलैक्सेशन मिलती है। सबसे पहले इसका जो बेनिफिट है वो है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको किसी एडवोकेट को हायर नहीं करना, कोई कोर्ट फीस पे नहीं करनी है। सिंपल आप किसी भी थर्ड न्यूट्रल पर्सन को बिठा लें बीच में, जो कि एक मीडिएटर का काम कर सकता है, एक कंसिलिएटर का काम कर सकता है, या फिर एक आर्बिट्रेटर का काम कर सकता है। जो भी दो डिस्प्यूटेड पार्टीज़ हैं वो अपने किसी भी मैटर को लेकर बैठ जाएं, डिस्कस करें और बीच में मीडिएटर को बिठा लें और वो इन दोनों का मामला मैटर को सुने और इनके बीच में मैटर को रिजॉल्व कराने के लिए कोशिश करता रहे। उसके लिए निगोशिएशन करेगा वो, उसके लिए वो डिफरेंट रेजोल्यूशन के आइडियाज़ दे सकता है, वो डिफरेंट आपको वे आउट बता सकता है कि किस तरीके से आप अपने मैटर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं बता ये रही थी कि ये प्रोसेस इनिशिएट कहाँ से हुआ, ये असल में हमारा पंचायत सिस्टम से कॉन्सेप्ट इनिशिएट हुआ है। जैसे कि पुराने जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, गांव में रहते थे, वहाँ पे बाकायदा एक प्रोसेस होता था जिसमें पंचायत होती थी। डिफरेंट बड़े लोगों को, जो गाँव का एक मोतबर रिस्पेक्टेबल पर्सन होता था, वो न्यूट्रल बिहेव करता था और बाकी के लोग अपने मैटर्स को उसके सामने रखते थे और फिर वो उनको सुनने के बाद एक जस्टिफाई तरीके से एक फ़ैसला सुनाता था और फिर सब लोग उसके पाबंद होते थे। अब क्योंकि गांव से निकल के लोग अब शहरों में आ चुके हैं, बिग सिटीज़ में रहते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को पता नहीं होता, तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा फॉर्मल करने के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो हमारा सब्जेक्ट भी है, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इसके डिफरेंट एक्ट भी पास हो चुके हैं जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट हम देख रहे हैं कि अब इसके ऊपर वर्किंग की जा रही है, इंटरनेशनली भी वर्किंग की जा रही है और नेशनली भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है कि भाई आप जो है वो डिफरेंट तरीके निकालें टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, ताकि जो पेडेंसी ऑफ केसेस कोर्ट्स में इतनी ज़्यादा ओवरबर्डन हुई हुई हैं, केसेस बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और फिर वो रिजॉल्व नहीं हो रहे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप बहुत जल्दी अपने इस मेथड को अडॉप्ट करते हुए बहुत जल्दी अपने मैटर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि इसमें कोई ना कोई न्यूट्रल पर्सन होता है जो आप दोनों जो डिस्प्यूटेड पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है और मिल के फैसला करवाता है। ठीक है, उसमें आपको हेल्प आउट करता है टू सीक द रेजोल्यूशन ऑफ योर डिस्प्यूट्स। तो इसका सबसे पहला, इस तरीके को अपनाने का, इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद जो सबसे पहला बेनिफिट है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। कोर्ट फीस पे नहीं करनी, किसी एडवोकेट की कोई फीस पे नहीं करनी, आप अपने केस को खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारी अथॉरिटी आपके अपने हाथ में आ जाती है। पहले नंबर पे आपके पैसे भी बचते हैं और टाइम सेविंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल किसी के पास नहीं है वो है टाइम। और टाइम सेविंग ये बहुत ज़्यादा आपकी करवाता है, क्योंकि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमने कब
इसके ऊपर इस अपने डिस्प्यूट के ऊपर बैठ के बात करनी है, और जो भी आपको लगता है अपना अप्रोप्रिएट टाइम आप उसको दे सकते हैं। और वो और एक और चीज़ कि हो सकता है इस मेथड को अपनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट कि इन वन सिटिंग आप अपने मसले को हल कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल सिटिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऐसा नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी है कि आप एक ही सिटिंग में अपने मसले को हल करके आप अपने फ्री होके घर जा सकते हैं। मगर जो हमारी फॉर्मल लिटिगेशन अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो उधर साल हर साल हमारे मैटर जो हैं वो पेंडिंग चलते रहते हैं। और कहते हैं ना कि एक वो मैक्सिम भी है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जो आपने डिले कर दिया इट शोज़ कि आपने डिनाई कर दिया, इसमें ये बात है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कहा मैंने कि एडीआर मेथड्स ऑफर फ्लेक्सिबल प्रोसीजर्स एंड शेड्यूलिंग, क्योंकि हमने देखा कि इसका जो प्रोसीजर है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, यानी आप अपना मीडिएटर, आप अपना थर्ड न्यूट्रल पर्सन खुद चूज़ कर सकते हैं। पार्टीज़ जो डिस्प्यूटेड पार्टीज़ हैं वो अपनी दोनों मिलके अपनी कंसेंट से अपने किसी भी थर्ड न्यूट्रल पर्सन को चूज़ कर सकती हैं, और जब वो चूज़ कर सकती हैं ऑब्वियस सी बात है ये फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। लेकिन कोर्ट में बैठे हुए जजेस को आप खुद चूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह शेड्यूल करना, आपने कोर्ट में जज साहब की दी हुई डेट्स को, कोर्ट की दी हुई डेट्स को फॉलो करना होता है, मगर यहाँ एडीआर टेक्निक में आपने टाइम देना होता है, आप उसको खुद शेड्यूल करा सकते हैं। इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिल जाती है। इसके बाद अगले नंबर पे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। कॉन्फिडेंशियलिटी इसलिए कह रही हूँ कि देखें, जब कोई कोर्ट में आपका मैटर चलता है तो वो अनाउंस्ड होता है, उसकी सारों की आजकल तो जजमेंट ऑनलाइन भी सारी पड़ी हुई हैं, सारे केसेस के जो डिटेल्स हैं वो सब ऑनलाइन भी पड़ी हुई हैं। आप खुद भी, कोई भी बंदा जाके उसकी इंफॉर्मेशन देख सकता है किसी भी मैटर की, ठीक है। एक वो अनाउंस्ड होती हैं, आपका कोई भी प्राइवेसी इसमें नहीं होती। लेकिन एडीआर टेक्निक को अपनाते हुए आपको फुल कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है। आप अपना प्राइवेट तरीके से जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं वो अपने मसले को सुन भी सकती हैं, सुना भी सकती हैं, और जब आप किसी एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन को अपना मैटर बता रहे होंगे तो उस वक्त उस कमरे में आप 3 लोग होंगे और कोई भी नहीं होगा, या फिर वो होगा जिसको आप रखना चाहेंगे, वरना कोई और नहीं होगा, ठीक है। तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल आपका मामला रहेगा। 2 फ्रेंड्स हैं, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया और वो कोर्ट में चले गए हैं, तो आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तानी माशरे में तो अदालतों में जाने से ही आपके रिश्ते टूट जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ ये भी फैसिलिटी मिलेगी कि आपकी फ्रेंडशिप भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपका कोई डिस्प्यूट आपस में आ गया है 2 फ्रेंड्स का, तो वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने मैटर को रिजॉल्व करें और उनकी फ्रेंडशिप भी बरकरार रहेगी, क्योंकि आपने अदालतों में नहीं एक दूसरे को घसीटा और किसी और कान ने भी इन बातों को नहीं सुना। तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल तरीके से आप अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा कि आपके रिश्ते ये बचाता है, ये टेक्निक आपके रिश्ते भी बचाता है, आपके फ्रेंडशिप्स को बचाता है, आपके लोगों के साथ जो रिलेशन है उनको सेव करता है। क्योंकि अभी यहाँ हमारे पाकिस्तानी माशरे में तो लोग एक दूसरे को धमकी ये देते हैं कि आपको कोर्ट में घसीटेंगे। तो जब और वो ना एक ऐसा मेथड ये बन चुका है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोर्ट में किसी को ले गए, चाहे आप राइट पे हो, मगर क्योंकि आप कोर्ट में उसको घसीट कर ले गए हैं, इसलिए अब वो आपका दुश्मन ही आपको समझेगा और आपके रिश्ते नहीं बचेंगे। मगर यहाँ इस मेथडोलॉजी में, क्योंकि आप कोर्ट में नहीं जा रहे, आप किसी भी अपनी मर्जी की प्राइवेट प्लेस पे बैठ के इस मैटर को रिजॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आप आराम से इस मसले को हल कर सकते हैं, आपके रिश्ते बच जाएंगे। क्योंकि कोर्ट वाला फिर स्टिग्मा नहीं लगेगा कि आप अदालत में किसी को घसीट रहे हैं, और आपका मामला भी बहुत जल्दी हल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है जी 6 नंबर पे एक्सपर्टीज़। एडीआर मेथड जो है ना, यूटिलाइज स्पेशलाइज एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। अब इस टाइम क्योंकि थोड़ा फॉर्मल होता जा रहा है, आर्बिट्रेशन सेंटर भी बन चुके हैं, आप अपना मैटर बाकायदा उन सेंटर्स में ले जाके भी रिजॉल्व करा सकते हैं, तो थोड़ा फॉर्मल भी ये हो चुका है। इसमें एक्सपर्टीज़ आपको जो है ना, एक्सपर्ट जो लोग हैं, जो लॉज को भी समझते हैं, जो आपके डिस्प्यूट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो उनकी एजुकेशन या उनकी एक्सपर्टीज़ इसी फील्ड की हैं। इस वजह से आप जब उनके पास जाएंगे तो वो आपको बेटर ऑप्शंस दे सकते हैं कि आप अपने मामले को इस तरीके से रिजॉल्व कर लें, ठीक है। और जो 6-7 नंबर पे है रिड्यूस स्ट्रेस। जाहिर सी बात है ना, अब एक आपका मैटर चल रहा है, वो 1 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, तो obvious सी बात है स्ट्रेस लेवल भी तो आपने उसको सस्टेन किया हुआ ना। जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं उनका स्ट्रेस लेवल भी उसी तरह चल रहा है, क्योंकि मैटर ही हल नहीं हो रहा। तो अभी आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस इसी तरह रिड्यूस होता है कि जब आपने एक मामले को एक मरतबा इन 1 सिटिंग बैठ के रिजॉल्व कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है दोबारा आपने उसके ऊपर तो नहीं सोचना ना, अब आपने आगे किसी और मामले के बारे में सोचना है।
तो ADR methods can reduce stress and anxiety associated with litigations। जो anxiety और stress आपको litigations को attend करने का और उनकी formal जो calls है उसको attend करने का आपको आता है stress या anxiety, वो अब आपको नहीं आएगी। ये भी इसका सबसे important benefit है। Advantage जो है litigation के less adversarial है। लेस एडवर्सल का मतलब ये है कि ADR मेथड्स आर लेस कन्फ्रंटेशनल हैं देन लिटिगेशंस। दूसरे नंबर पे मोर कंट्रोल है कि पार्टीज हैव मोर कंट्रोल ओवर द प्रोसेस एंड आउटकम। ठीक है, पार्टीज का क्योंकि खुद ही उन्होंने अपने केस को रिप्रेजेंट करना है तो वो कंट्रोल भी है उनका। इसके बाद अगले नंबर पे हमारे पास जो इसका ऑप्शन है कि वो ग्रेटर सेटिस्फेक्शन है, पार्टीज आर मोर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड विद द आउटकम। क्योंकि उन्होंने जब एक मीडिएटर अगर चूज किया हुआ है या कंसीलिएटर या इवन आर्बिट्रेटर चूज किया हुआ है तो वो उन्होंने अपनी कंसेंट से चूज किया हुआ है। पहली बात, यहाँ भी उनकी मर्जी है। फिर अपने केस को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर भी उनकी अपनी मर्जी है, अपनी कंसेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियस ही बात है उनको ये फिर सेटिस्फाई भी चीज़ करेगी। जो फैसला आएगा उसमें भी फिर वो ये है कि आर्बिट्रेशन यानी आर्बिट्रेटर के अलावा मीडिएशन और कंसीलिएशन जो ऑप्शंस या सजेशंस आपको देंगे ना, वो आपने अपनी मर्जी से चूज करने हैं। वो भी आपने पार्टीज जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं उन्होंने अपनी मर्जी से उनमें से चूज करना है ऑप्शन। तो फिर वो भी उनके लिए बड़ा सेटिस्फैक्ट्री एक एलिमेंट क्रिएट होता है कि भाई अभी यहाँ पर भी हमारी कोई टेंशन नहीं है। तो मगर जब कोर्ट ऑफ लॉ की बात करें तो कोर्ट ने जो ऑर्डर्स देने हैं वो इम्प्लीमेंट होने हैं, वो आपने मानने ही मानने हैं। उसमें आपके पास कोई कोर्ट ने आपको ऑप्शंस नहीं देने कि ऐसे नहीं कर लें आप ऐसे कर लें, ऐसे कोई ऑप्शन वो कोर्ट नहीं देगी। कोर्ट का तो जजमेंट जो आएगा वो फिर रिजिड भी होगा कि आपने उसको मानना है। दोनों डिस्प्यूटेड जो पार्टीज हैं उनके ऊपर इक्वली वो इम्प्लीमेंट होगा। लेस रिस्क है कि ADR मेथड्स कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एन अनफेवरेबल जजमेंट्स। ऐसी जजमेंट्स भी तो समटाइम्स आ जाती है ना जो आपकी फेवर में नहीं है, लेकिन अब क्योंकि कोर्ट की जजमेंट है तो आपको वो माननी पड़ेंगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको मानने मानने के अलावा। तो अभी होगा क्या कि जो ADR टेक्निक है इसके अंदर ये लेस रिस्क भी है, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या फैसला हो रहा है, क्योंकि आप उसमें खुद सजेशंस को जो एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं अपनी कंसेंट के साथ, इसलिए आपको पता होता है। अब इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या है, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। ADR मेथड कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स मोर एफिशिएंटली। अभी क्या होता है कोर्ट्स में ना कुछ कोर्ट्स की एजम्पशंस चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें कोर्ट अपने तरीके से ले रही होती है, लॉज के अकॉर्डिंग ले रही होती है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा ADR जो है ये भी एक फेवर आपको कर रहा है जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं। क्योंकि अभी हमने कहा कि थोड़ा सा इसको फॉर्मल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसके एक्ट भी पास हो रहे हैं, तो इसलिए मॉडर्न इरा में ADR मेथड्स कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स मोर एफिशिएंटली। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में ये बात आ जाती है। दूसरे नंबर पे जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ADR मेथड्स कैन फैसिलिटेट इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये भी इंटरनेशनली भी ऑब्वियस सी बात है वर्किंग कर रहा है तो वो भी उसको भी हल कर रहा है। ओवरबर्डन्ड कोर्ट्स को भी ये रिलीफ दे रहा है। देखो ये एक बेनिफिट कोर्ट्स को भी दे रहा है जो ओवरबर्डन्ड हैं, जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ केस लगे हुए हैं और एक ह्यूमन कैपेसिटी से काम बाहर है, एक जज है और केसेस इतने सारे, वो तो उसको भी कहीं ना कहीं ADR हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, तो ADR जो है इस वक्त ऑन टॉप जा रहा है। ओवरबर्डन कोर्ट्स के अलावा ग्रोइंग डिमांड फॉर ADR, पार्टीज आर इंक्रीजिंगली सीकिंग ADR मेथड्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। अब ये अभी भी पार्टीज जो डिस्प्यूटेड हैं, जिनके कोई मैटर्स हैं, वो कोर्ट के अलावा बहुत ज़्यादा वे आउट्स को ढूंढ भी रहे हैं, उन पर रिलाई भी करना चाहते हैं, उनको फेवर भी कर रहे हैं, इसलिए कि वो उनको मोर इफेक्टिव लग रहे हैं, मोर एफिशिएंट लग रहे हैं, मोर एक्सपर्टाइज लग रहे हैं। वो बड़े खुश हैं कि हमारे पास एक और वे आउट आ गया है कोर्ट्स की लिटिगेशंस के अलावा भी, कि जिससे हम अपने मैटर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, बहुत सारे वर्किंग कर रही हैं, तो वो उन्होंने वर्किंग कर करके ना अभी कुछ एक्ट पास किए हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इसकी फेवर में आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 का, उसके बाद न्यूयॉर्क कन्वेंशन है 1958, द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट है 2017 का, और द पंजाब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट है 2019। अब 2019 का एक्ट तो अभी रिसेंट ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। इसके बाद अगले नंबर पे फ्यूचर जो है इंक्रीज्ड यूज़ है इसका, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें आ रही है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं इसके अंदर, इंटीग्रेशन विद लिटिगेशंस हैं। अब देखें एक चीज़ और भी है ADR टेक्निक में कि अब जो ये ADR टेक्निक है ये मॉडर्न एरा का क्योंकि टेक्निक बनता जा रहा है इस तरह से, और लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इसकी फेवर में जा रहे हैं। तो अब इसकी वजह से क्या रहा है फ़ायदा, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि ये ग्रो कर रहा है मेथड।
इसके ऊपर डिफरेंट एक्ट बन रहे हैं, डिफरेंट रेजोल्यूशन पास हो रही हैं, इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं लोगों ने। अब इसके ऊपर फोकस किया हुआ है कि ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप अपने मैटर्स को रिजॉल्व करें, क्योंकि देखें जितनी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है। तो जाहिर है आप जितने कम अपनी डिस्प्यूट्स को रखेंगे, सिंपल है, उतना आपकी लाइफ पुरसुकून होगी, ठीक है। इसके बाद अगले नंबर पे है आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एंड मीडिएशन। अब ये जो टेक्निक है ना, मेन बेसिक 3 टेक्निक्स हैं हमारे पास। नंबर 1 आर्बिट्रेशन है, नंबर 2 कंसिलिएशन और नंबर 3 मीडिएशन, जो टॉप नोच इस वक्त चल रही हैं टेक्निक्स। हमने देखना ये है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आर्बिट्रेशन की बात कर लेते हैं कि आर्बिट्रेशन क्या है, हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके साथ डिफरेंस इनका क्रिएट कर लेंगे। तो आर्बिट्रेशन में डिसीजंस जो हैं दे आर बाइंडिंग। तो बाइंडिंग डिसीजन है, आर्बिट्रेटर्स जो है रेंडर अ बाइंडिंग डिसीजंस। आर्बिट्रेटर जो डिसीजन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो जो डिस्प्यूटेड पार्टीज आर्बिट्रेटर को अप्रोच करती हैं वो उनसे सबमिशन लेते हैं रिटर्न में कि आप जो है वो जो मैं फैसला करूंगा उसको मानेंगे। तो फिर जो वो फैसला करता है वो दोनों पार्टीज को मानना होता है। वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको हम अवॉर्ड कहते हैं, ठीक है। एडजुडिकेटिव प्रोसेस है, आर्बिट्रेटर्स हियर एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी आर्बिट्रेटर्स आपके जो है वो एविडेंस भी आपसे ले लेते हैं। दोनों जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं जो भी एविडेंस कोर्ट में आर्बिट्रेटर के सामने प्रेजेंट करना चाहती हैं वो उसको भी सुनते हैं। एंड सेकंड, अगर कोई आर्ग्यूमेंट पार्टीज करना चाहती हैं तो आर्बिट्रेटर उसको भी सुनता है, आपको स्पेस देता है और सुनता है, ठीक है। लेस फ्लेक्सिबल होता है आर्बिट्रेटर, ठीक है, याद रखिएगा। मीडिएशन और कंसिलिएशन के कंपैरिजन में आर्बिट्रेटर जो है वो लेस फ्लेक्सिबल है। तो प्रोसीजर्स आर मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। 4th नंबर पे इन्फोर्सेबल आ जाता है। इन्फोर्सेबल मैंने कहा कि आर्बिट्रल जो अवार्ड्स हैं आर इन्फोर्सेबल, इन कोर्ट भी हैं ये, यानी ये कोर्ट के डिसीजंस की तरह आपके ऊपर इन्फोर्स्ड है। ये नहीं है कि अब आप वो जो फैसला आएगा उसके बाद आपके पास और ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं होगा, आपको वो फैसला मानना पड़ेगा। कंसिलिएशन में नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस हैं, वो जो आपको रिकमेंड करेंगे ना कि रिजॉल्व कर लें अपने डिस्प्यूट्स। अब कंसिलिएशन की हम बात करें तो नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस हैं। कंसिलिएटर प्रोवाइड्स नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन, यानी आपको वो रिकमेंड करेगा। रिकमेंडेशन में वो आपको रिकमेंडेशन ए कर सकता है, फिर रिकमेंडेशन बी कर सकता है, रिकमेंडेशन सी कर सकता है। अब जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं उनके ऊपर है कि वो अपनी कंसेंट कहाँ शो करती हैं, दोनों की दोनों, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे फैसिलिटेटिव प्रोसेस है। कंसिलिएटर फैसिलिटेट नेगोशिएशन बिटवीन 2 डिस्प्यूटेड पार्टीज। याद रखें कि जब 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो वो कभी भी इन वन प्लेटफॉर्म नहीं आते, कभी भी एक दूसरे के साथ मिलके नहीं बैठते और कभी भी मिल के बैठ के बात नहीं करते, क्योंकि उनके बीच में झगड़ा चल रहा होता है और वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। लेकिन ये जो कंसिलिएशन का प्रोसेस है, जो कंसिलिएटर है, ये दोनों जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं उनके बिटवीन में एक ब्रिज का काम करता है और दोनों की जो बातें हैं, निगोसिएशन है, उसको फैसिलिटेट करता है, उन दोनों के बीच की निगोसिएशन को, कि वो हो जाए, कोई बात हो जाए इनकी। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 डिस्प्यूटेड पार्टीज आपस में बैठेंगी, सिटिंग करेंगी, बातें करेंगी, तो उनके डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद अगले नंबर पे नॉट इन्फोर्सेबल है, जाहिर सी बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कंसिलिएशन के प्रोसेस में कि आप इन्फोर्सेबल कुछ नहीं है, ठीक है। आप जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं वो अगर मानना चाहती हैं उसकी रिकमेंडेशंस को तो मान लें, तो उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। अगर वो नहीं मानना चाहती तो कोई उनके ऊपर वो मजबूरी नहीं है, कोई कंपेल उनको नहीं किया जाएगा कि आप इनके किए हुए जो रिकमेंडेशंस है उसमें से किसी को फॉलो करें, ठीक है। वो माने चाहे ना माने, उनकी अपनी मर्जी है। अब 3rd नंबर पे हमारे पास आ जाता है मीडिएशन, ठीक है। अब मीडिएशन देख लेते हैं ये कैसा प्रोसेस है। तो नॉन बाइंडिंग असिस्टेंस इसमें भी है। असिस्टेंस या मीडिएटर एक असिस्टेंट का काम जरूर करता है दोनों डिस्प्यूटेड पार्टीज के लिए, उनके डिस्प्यूट को लेकर, मगर नॉन बाइंडिंग है ये प्रोसेस भी, ठीक है। पार्टीज का दिल है, कंसेंट है, तो वो इसको मानेंगी, अगर नहीं है तो ना माने, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर वो आगे जाएंगी। इसके बाद ये है कि मीडिएटर असिस्ट पार्टीज इन रीचिंग अ सेटलमेंट। असल में वो असिस्ट उनको इसलिए करता है कि वो किसी सेटलमेंट के ऊपर आ जाए आपस में, तो इसलिए वो फैसिलिटेट करता है। नंबर 2 फैसिलिटेटिव प्रोसेस, इसके नंबर 2 पे आ जाता है कि मीडिएटर फैसिलिटेट निगोसिएशन बिटवीन 2 डिस्प्यूटेड पार्टीज, और हाईली फ्लेक्सिबल है क्योंकि प्रोसीजर्स आर इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। फॉर्मल प्रोसीजर्स है नहीं तो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मीटिंग्स कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल सिटिंग्स कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम में कर सकते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है।
और नॉट इन्फोर्सेबल है, इसमें भी मीडिएशन भी नॉट इन्फोर्सेबल है। देखो अब ये डिफरेंस भी क्रिएट ड्रॉ हो रही हैं चीज़ें। तो मीडिएशन एग्रीमेंट्स आर नॉट, अब ये मीडिएशन एक एग्रीमेंट भी आप दो जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं उनके बिटवीन करवा सकता है, सेटलमेंट का कोई ना कोई एग्रीमेंट के आपस में एग्रीमेंट कर लें और ये जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व कर लें या सेटल डाउन कर लें। और अगर वो जो है वो एग्रीमेंट कोई करता है तो एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं अनलेस रिड्यूस टू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। जब तक के कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तब तक वो इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। ठीक है, की डिफरेंसेस हैं बाइंडिंग डिसीजन। नंबर 1 डिफरेंस, बाइंडिंग डिसीजन किसका है? आर्बिट्रेशन का। ठीक है, इज बाइंडिंग वाइल कंसिलिएशन एंड मीडिएशन आर नॉन बाइंडिंग। ठीक हो गया। नंबर 2 प्रोसेस, आर्बिट्रेशन इज एडजुडिकेटिव वाइल कंसिलिएशन एंड मीडिएशन आर फैसिलिटेटिव। वो एडजुडिकेटिव है, ये फैसिलिटेटिव, दोनों मेथड्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, मीडिएशन इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल, यानी कोर्ट के फॉर्मल लिटिगेशंस जैसा थोड़ा प्रोसेस होता है ना आर्बिट्रेटर का, मगर कंसिलिएशन और मीडिएशन में ऐसा नहीं होता। तो प्रोसेस में आर्बिट्रेशन इज वो तो हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, मीडिएशन इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉलोड बाय कंसिलिएशन एंड देन आर्बिट्रेशन। यानी मीडिएशन जो है वो सबसे नंबर 1 पे फ्लेक्सिबल है, उसके बाद कंसिलिएशन मोस्ट फ्लेक्सिबल है और उसके बाद नंबर 3 पे आपके पास आर्बिट्रेशन आता है, याद रखिए। तो इसका मतलब कि आर्बिट्रेशन लेस फ्लेक्सिबल है। ठीक है, एनफोर्सेबिलिटी, आर्बिट्रल अवार्ड्स आर एनफोर्सेबल व्हाइल कंसिलिएशन एंड मीडिएशन एग्रीमेंट्स आर नॉट। समझ में आ रहा है? सिमिलैरिटीज, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑल दीज आर अल्टरनेटिव्स टू, किसके अल्टरनेटिव्स हैं ये सारी मेथडोलॉजीज? फॉर्मल लिटिगेशंस के, उसकी अल्टरनेट है। ठीक है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी नंबर 2, नंबर 3 कॉस्ट इफेक्टिव है, नंबर 4 प्राइवेट है ना, और 4 प्राइवेट है। सिंपल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है तो इसके बारे में पूछ लो। आगे हम अगर एक्ट पढ़ें तो फिर उनकी हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि उन एक्ट्स के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन सेंटर्स किस तरह बिहेव करेंगे, आर्बिट्रेटर किस तरह बिहेव करेगा, कंसिलिएटर कैसे करेगा, और जो या मीडिएटर कैसे करेगा, या फिर जो 2 डिस्प्यूटेड पार्टीज है वो अपने लिए रिलीफ किस तरह सीख करेंगी। पंजाब आर्बिट्रेशन एक्ट 2019 मुझे वो याद है। हाँ, तो वो भी ऐसे ही है। उस एक्ट को पढ़ेंगे तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग वो भी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर है। वो सारा आपको प्रोसेस पंजाब का बताएंगे कि यहाँ क्योंकि फॉर्मल किया गया है तो फॉर्मल का प्रोसेस उनका अब कैसे, क्या बिल नहीं, ये एक्ट है बकायदा। बिल तो अभी पास होगा तो फिर वो एक्ट बन जाएगा, जब तक वो पास नहीं हुआ तब तक वो बिल एग्जैक्टली अभी जब तक कोई चीज़ पास ही नहीं हुई है तो वो लॉ तो नहीं बनी ना। जब तक वो लॉ नहीं बना तो इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, तो फिर वो एक्ट नहीं। हाँ जी, ये एक्ट है, डिफरेंट प्रोसेस। अब देखो एक्ट से ये भी पता चलता है कि इनके ऊपर वर्किंग हो रही है। एक 2017 का है, अब एक 2019 का है, तो अभी पता चल रहा है ना प्रोग्रेस हो रही है। इसी एक टॉपिक के ऊपर बातें हो रही हैं और इसे फॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। असल में तो ये सारा पंचायत सिस्टम है ना, वो इनफॉर्मल था ना, पंचायत गांव में बैठ के इनफॉर्मल मेथड है तो, लेकिन वो मगर रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स था वो भी सिस्टम। ठीक है, और एडीआर भी रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स है। सम डिस्प्यूट्स ऐसे हैं, मैं आपको बताती हूँ, जिसमें कोर्ट्स आपको कहती हैं, खुद रिकमेंड करती हैं डिस्प्यूटेड पार्टीज को कि आप लोग आर्बिट्रेशन सेंटर में जाएं या किसी मीडिएटर को बीच में बिठाएं या किसी कंसिलिएटर को बिठाएं या किसी थर्ड न्यूट्रल पार्टी को बिठाएं। जाके पार्टी जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं उनको ऑर्डर भी कर देती हैं कि जाएं आउटसाइड द कोर्ट, आप इस मैटर को रिजॉल्व करके मेरे पास आ जाए, और जो आप रेजोल्यूशन करेंगे यानी जो सेटलमेंट आपस में करेंगे वो रिटर्न में करें और मेरे पास कोर्ट में आके सबमिट करा दें, और बाद में कोर्ट जो है वो उसे एज ए ऑर्डर या एज ए जजमेंट अनाउंस कर देगी। तो फिर वो कोर्ट की तरफ से उसको अथेंटिसिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, और फिर उस सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कोर्ट समटाइम्स इसको, यानी आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि कोर्ट जब कोर्ट ऑफ लॉज हैं आपकी, वो भी इस मेथडोलॉजी को रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, इसकी अहमियत को समझते हैं और इसके ऊपर एम्फसाइज भी करते हैं। डिफरेंट जो डिस्प्यूटेड पार्टीज कोर्ट में जाती हैं उनको कहा जाता है कि आप जाके इस मैटर को रिजॉल्व। इवन मैंने ये देखा कि क्रिमिनल कोर्ट्स में भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जजेस खुद रिकमेंड करते हैं पार्टीज जो डिस्प्यूटेड हैं कि जाके सेटल डाउन करके आ जाएं मेरे पास और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग जजमेंट पास कर दूँगा, आपका मामला हल हो जाएगा। ताकि वो भी एक इसीलिए किया जाता है कि डिफरेंट लॉन्ग लिटिगेशन से बचा जा सके और इस तरीके से मामला हल हो जाए।
later on it cannot be used against the party. जब से असल में ह्यूमंस बने हैं तब से उनको अपने मामलात जो डिस्प्यूट्स आपस में हुए हैं, ओपिनियन क्लैशेस हुए हैं, उसके लिए कोई ना कोई लॉ चाहिए ही था कि कोई रेजोल्यूशन हो सके, काउंसलिंग हो सके, शाबाश। तो उसके लिए उनको कोई ना कोई कानून चाहिए ही था। तब से वर्किंग हो रही है और उस वर्किंग का हल ये था कि जब कोई कानून नहीं था तो फिर आपस में बैठ के मामला किसी बड़े को बना लेते थे, किसी को इंटेलिजेंट समझते हुए उसके सामने अपना मैटर रख लेते थे। हाँ, और ज़्यादातर बड़े जो उम्र में ज़्यादा हो जाते थे उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड समझा जाता था कि इन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी देखी है तो ये हमारे मामलात को ज़्यादा सुनेंगे। अगर आप वैसे देखें तो घरों में भी यही चीज़ें चल रही होती हैं। एक माँ होती है और बाप होते हैं और उसके उनके मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं। उनके बीच में जब कोई झगड़ा होता है वो भी अपने अम्मी अब्बू को जाके कंप्लेन करते हैं और वो इंसाफ करते हुए उनके बीच में फ़ैसला करते हैं बच्चों के बीच में। ये भी थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो ये वही मेथोडोलॉजी है जिसको अब हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस करते जा रहे हैं और थोड़ा सा फॉर्मल टच दे रही हैं। इसको फॉर्मल टच इसलिए दे रहे हैं ताकि थोड़ी सी इसकी ऑथेंटिसिटी को इन्हांस किया जाए इस टेक्निक की, वरना तो कोई फिर इसको कुछ भी नहीं समझेंगे ना। जब हम इसको थोड़ा सा भी ऑथेंटिक नहीं रखेंगे तो फिर इसे कोई भी कुछ भी नहीं समझेगा इस मेथोडोलॉजी को। ये भी तो बात है ना, वरना तो मतलब अगर आप देखें अभी जैसे आर्बिट्रेशन है, सेंटर्स बन गए हैं, उधर बाकायदा फॉर्मल तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होती है, फैसला होता है। अगर कोर्ट की अच्छा अब एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, अगर कोर्ट ने आपको रिकमेंड किया है कि आप आर्बिट्रेशन सेंटर जाएं डिस्प्यूटेड पार्टीज़ को, तो कोर्ट ने अगर आपको आर्बिट्रेशन सेंटर में भेजा है तो अब वहाँ जहाँ पे आपका मैटर कोर्ट में चल रहा था वो वहीं फ्रीज हो जाएगा और आप आर्बिट्रेशन सेंटर में जाके अपने मामले को सेटल डाउन करेंगे। और फिर जिस भी पोजीशन पे आपका मामला पहुंचता है और आर्बिट्रेटर जो है वो कोई फैसला सुनाता है तो फिर अब वो फैसला आर्बिट्रेटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो कोर्ट में वापस भेजें, क्योंकि कोर्ट ने उनको आप दो डिस्प्यूटेड पार्टीज़ को आर्बिट्रेशन सेंटर में भेजा। तो आर्बिट्रेटर का ये फिर ड्यूटी है कि वो उस ऑर्डर को, पूरी फाइल को कोर्ट में भेजे, सबमिट कराए और फिर वो जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं वो कोर्ट में जाएंगी और फिर वहीं से उनका जो केस है दोबारा से ऑन हो जाएगा जहां फ्रीज हुआ था और फिर कोर्ट उनको सुनेगी कि आप लोग सेटल डाउन करके आ गए हैं और ये ऑर्डर है। वो कोर्ट पार्टीज जो हैं वो कोर्ट को बता देंगी कि हमने ये सेटलमेंट किया आपस में, ये वो भी सारी फाइल वो भी दे देंगे, तो फिर कोर्ट उसको अनाउंस जजमेंट भी कर देगी। तो कोर्ट का यहाँ पे भी फिर वो मज़ीद अथेंटिक हो जाएगा फैसला, ठीक है, इस तरीके से। यानी और अगर फॉर एग्जाम्पल दो डिस्प्यूटेड पार्टीज थी, उनके बीच में 4 डिस्प्यूट्स थे, 4 इश्यूज थे, तो अब अगर वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्निक को अडॉप्ट करती हैं और वो 3 डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लेती है और एक रह जाता है, तो फिर कोर्ट को जाके बताएंगे हमने ये 3 के ऊपर तो सेटलमेंट कर लिए, एक पे हमारी सेटलमेंट नहीं हो रही है, तो फिर वहाँ पे उस एक के ऊपर कोर्ट फैसला सुना देगी अपना और बाकी आपकी सेटलमेंट को लेकर चलेगी, ठीक है। एक्ट ये एक्ट ही है ना, ये एक प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट स्टेप है निगोशिएशन। अगर आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ, सेकंड स्टेप है मीडिएशन। मीडिएशन में भी आपने, क्योंकि हमने कहा कि नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन है, तो मीडिएशन में भी बिलफर्ज आपका कोई डिस्प्यूट जो ऐसा है कि वो रिजॉल्व नहीं हुआ, फिर थर्ड है आपके पास स्टेप नंबर 3 है कंसिलिएशन। अब कंसिलिएशन में भी फॉर एग्जांपल वो रिकमेंडेशन थी पार्टीज़ की, क्योंकि यहाँ पे भी कंसेंट है, नॉन बाइंडिंग डिसीजंस है, नहीं मानते आप कोई फैसला कंसिलिएटर का, तो यानी उसका सजेशन नहीं मानते, तो अब अगला स्टेप आर्बिट्रेशन का है, फिर आप आर्बिट्रेशन पे चले जाते हैं, फिर आर्बिट्रेशन का आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये नीचे से ऊपर इस तरीके से स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स की हायरार्की भी ऐसे ही है, नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, देन आर्बिट्रेशन और इस तरीके से। और अगर आप कोर्ट में चले गए तो फिर आर्बिट्रेशन, या फिर अगर आर्बिट्रेशन सेंटर में नहीं रिकमेंड किया तो फिर अगर आपके खुद के कोर्ट्स अक्सर अपनी जो डिस्प्यूटेड पार्टीज है ना पूछ लेती है कि अगर आपके पास कोई थर्ड न्यूट्रल पर्सन है जिस पे आप दोनों डिस्प्यूटेड पार्टीज ट्रस्ट करती हैं और आप दोनों की कंसेंट है, तो हम उसे आपके लिए जो है ना मान लेते हैं कि वो आपकी न्यूट्रल पार्टी है और वो आपकी सेटलमेंट करवा दें, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेप्स ऊपर को जाएंगे। यानी अगर स्टेप नंबर 1 पे मामला हल होता है तो ओके, अगर नहीं होता तो फिर नेक्स्ट है मीडिएशन। मीडिएशन पे अगर हल होता है ओके, नहीं होता फिर अगला है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन पे होता है हल, ठीक है, ओके डन, नहीं होता रिजोल्व तो फिर आर्बिट्रेशन है। और इसीलिए आर्बिट्रेशन जो है वो फाइंडिंग जो है बाइंडिंग अवॉर्ड करता है, बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं, ठीक है।